गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में एईसी पेपर को देखते हैं, ठीक है। और एईसी पेपर जो है आपका, वो है आपका हिंदी। आपको पता होगा कि एईसी पेपर के अंदर आपको लैंग्वेज पेपर पढ़ना है, जो कि आपका हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा। इस पेपर का टोटल जो वेटेज है वो आपका है 50 नंबर का, ठीक है। 50 नंबर का ये पेपर होने वाला है। एग्जाम का टाइम जो है वो 2 घंटे का है। और साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि हिंदी है तो इसमें हिंदी का लिटरेचर होगा। इस पेपर के अंतर्गत आपको जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है वो है ग्रामर। तो ग्रामर सेक्शंस के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ठीक है। यही सब आपको पढ़ना है। तो एक एक करके आपके जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आज आप लोगों को क्लास लेने वाले हैं। पूरे अच्छे तरीके से आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम एक एक करके डीपली हम सारे चीजों के ऊपर, सारे टॉपिक के ऊपर पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर आप लोगों का जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चंस आपका आ सकता है, एग्जाम में जैसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम आपको देते चलेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहें। देखिए यहाँ पे आपको जो यूनिट 1 है, आपको पता होगा कि इस पेपर में 2 ही यूनिट पढ़ना है, एक यूनिट 1 और एक यूनिट 2। तो यूनिट 1 में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका संज्ञा का, ठीक है। तो संज्ञा की परिभाषा आपको लिखना है, और एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, है ना। संज्ञा को परिभाषित करें, ठीक है। क्या? संज्ञा को परिभाषित करें एवं, ठीक है, परिभाषित करें एवं जो है इसके भेदों को स्पष्ट करें या फिर वर्णन करें। स्पष्ट करें या वर्णन करें, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए आप लोग संज्ञा को परिभाषा किस तरीके से आपको लिखना है। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, गुण, अवस्था या फिर भाव या फिर किसी चीज की पहचान के लिए किया जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये आप लोग 7-8 क्लास में भी पढ़े हैं, तो इसको आपको उतना ज्यादा इसको जो है वो समझाने की जरूरत नहीं है ना। संज्ञा के बारे में हर एक स्टूडेंट को पता होगा। अब तो ये आपका 5, 6, 7 क्लास में भी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये आपका एक लैंग्वेज पेपर है, फिर भी इसको आपको ऐसा नहीं समझना है कि आप ये बहुत ही लोअर क्लास का है तो बहुत ही आसान होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर दिया गया है तो आपको एग्जाम तो लिखना ही पड़ेगा, और अगर आप गलत लिखिएगा तो आपको जो है वो नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण या फिर भाव का नाम बताता है, ठीक है। ये आपका जो है ना, ये आपका शॉर्ट एक दूसरे शब्द में, इसी चीज को जो हम इतना लंबा लिखे हैं इसको आप इतने शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका प्रकार की अगर हम बात करें तो संज्ञा का प्रकार जो है ना, संज्ञा का मुख्य प्रकार जो है वो 5 प्रकार का होता है ना। 5 प्रकार के वर्गीकृत किया गया है इसको 5 टाइप्स में। प्रत्येक प्रकार का विस्तार से वर्णन नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। व्यक्तिगत संज्ञा, जिसको प्रॉपर नाउन के नाम से भी जाना जाता है, परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान या फिर वस्तु का नाम बताती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के राम, गंगा, दिल्ली, भारत, यह स्थान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। ये विशेषता क्या है? देखिए यह हमेशा किसी विशिष्ट नाम को दर्शाती है ना। तो ये है आपका जातिवाचक संज्ञा का विशेषता। उसी तरीके से आपका दूसरा है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का विशेषता हो गया, परिभाषा हो गया। अब है जातिवाचक संज्ञा का, जिसको कॉमन नाउन भी बोला जाता है। वह संज्ञा जो एक जाति, वर्ग या समूह के सभी सदस्यों को बोध कराती है। उदाहरण के लिए लड़का, कुत्ता, पक्षी, पुस्तक, ये सभी आपका जातिवाचक, ठीक है। और विशेषता यहाँ पे देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है, ठीक है। और सामूहिक आपका संज्ञा, जिसको समूहवाचक संज्ञा भी बोला जाता है, कलेक्टिव नाउन के नाम से भी जाना जाता है। वह संज्ञा जो एक समूह, झुंड या फिर संग्रह को बोध कराती है, ठीक है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। इतना आसान है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। सारे लोगों को हम पीडीएफ भी दे चुके हैं। पीडीएफ को भी अगर आप एक बार रीड कर लीजिएगा तो आप लोगों को हो जाएगा। पेड बेच में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो वहां पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जो लोग पीडीएफ नहीं मिला यहाँ से आप लोग वीडियो से देख सकते हैं ना। विशेषता इसका, है ना। और फिर आपका द्रववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से आपका संज्ञा को परिभाषित करते हुए उसके जो परिभाषा है, उसके जो भेद है, उसके बारे में यहाँ पे पूरे कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और निष्कर्ष यहाँ पे देख सकते हैं, संज्ञा हिंदी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह हमारे आसपास की सभी चीजों को, ठीक है, सभी चीजों को नाम बताने में का माध्यम है एक, है ना। और साथ ही साथ संज्ञा के प्रकारों की जो है वो माध्यम से हम किसी भी चीज का सही और स्पष्ट वर्गीकरण कर सकते हैं। अब उसके बाद है सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा के बाद आपको पढ़ना है जो है टॉपिक यूनिट 1 में, वो है आपका सर्वनाम। तो सर्वनाम भी आप उसी तरीके से देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपका सर्वनाम का अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है कौन? आपका सर्वनाम। जब किसी वाक्य में बार बार संज्ञा का प्रयोग होता है तो उसी के जगह पे आपका जो है वो सर्वनाम का यूज किया जाता है। आपका यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है, डेफिनेशन। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए राम स्कूल गया, राम पढ़ाई किया, राम स्कूल गया, उसने पढ़ाई किया। इस तरीके से आपको एग्जाम में इसको ना चेंज करने के लिए भी आएगा 1 नंबर में, तो देख लीजिएगा। और सर्वनाम के प्रकार, ठीक है। सर्वनाम के
प्रकार कितने हैं देखिए यहाँ पे, सर्वनाम को उसके उपयोग और उद्देश्य के आधार पर जो है वो यहाँ पे कितने प्रकार में आपको विभाजित किया गया है, 7 प्रकार में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है ना। देख सकते हैं कौन कौन है। आपका पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको पर्सनल प्रोनाउन भी बोला जाता है, यहाँ पे देखिए डिफिनेशंस लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे देखिए अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। वह सर्वनाम जो व्यक्ति, वस्तु या फिर आपका समूह या फिर को संदर्भित करता है ना, डिनोट करने का काम करता है किसी व्यक्ति को, है ना, या फिर किसी वस्तु को, किसी समूह को। इसमें देखिए आपका टाइप्स आ जाएगा, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भी टाइप्स है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष। बोलने वाला व्यक्ति जो होता है जैसे मैं, हम, और फिर आपका जो है मध्यम, तुम, तू, आप, ये सब, ठीक है। तो इस चीज को हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, है ना, वह मेरी किताब है, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम देख सकते हैं। दूसरा क्या है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण है, देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का जो है परिभाषा है, उदाहरण है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, 4 नंबर में प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसको बोला जाता है। और फिर आपका संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका परिभाषा है ना, उदाहरण है। इस चीजों को हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग देखकर एक बार रीड भी कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और क्विक रिवीजन करना है तो आप लोग एक बार वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देख ही लीजिए, है ना। वह सर्वनाम जो 2 वाक्यों को जोड़ता है और संज्ञा या फिर सर्वनाम के साथ संबंध को स्थापित करता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर में आपका निवृत्तिवाचक सर्वनाम है। इसका डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, वह सर्वनाम जो कर्ता और कर्म को एक ही व्यक्ति में दिखाता है, निवृत्तिवाचक सर्वनाम कहलाता है, या फिर आपको रिफ्लेक्सिव, ठीक है। परस्पर, 7वां जो हो जाएगा आपका परस्पर वाचक सर्वनाम जिसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका परिभाषा दिया हुआ है, फिर इसका विशेषता भी दिया हुआ है, ठीक है। प्रत्येक का, है ना, सर्वनाम की विशेषताएं क्या है। तो संज्ञा का स्थान लेता है आपका ये कौन, सर्वनाम, साथ ही साथ भाषा को सरल बनाता है और संबंध दिखाता है, ठीक है। तो ये सब विशेषता है, ठीक है। और व्याकरणिक संरचना का महत्वपूर्ण भाग लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये संज्ञा के बाद आपका सर्वनाम हो गया, ठीक है। 2 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक आपका विशेषण। तो विशेषण क्या है, देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि विशेषण हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है जो संज्ञा और सर्वनाम, जो भी ऊपर में हम लोग संज्ञा और सर्वनाम दिखे थे ना, उसकी विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह जो है वो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, संख्या, है ना, और साथ ही साथ परिणाम, अवस्था आदि का बोध कराता है और उसे और अधिक स्पष्ट बनाता है। कौन, विशेषण, ठीक है। और फिर विशेषण की परिभाषा देखिए, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता या गुण, दोष, संख्या या फिर आपका परिणाम आदि को स्पष्ट करता है। तो इस तरीके से आपका ये दिया हुआ है, ये सब आप लोग बहुत ही आसान है, आप लोग कर लीजिएगा, एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा तो काफी है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं विशेषण के प्रकार है, जिसमें आपका विशेषण को उसके कार्य और अर्थ के आधार पर जो है वो निम्नलिखित प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला देख सकते हैं गुणवाचक विशेषण, परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है, उदाहरण भी है ना। फिर है संख्यावाचक विशेषण, और फिर आपका परिणामवाचक विशेषण, एडजेक्टिव जिसको बोला जाता है ना। संकेतवाचक 4th नंबर में आ जाएगा। 5th नंबर में आपका है संबंधवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, और आपको यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर में है विधिवाचक विशेषण, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जानते हैं, जिसके यहाँ पे देखिए सर्वनाम भी आप लोगों को प्रश्नवाचक सर्वनाम देखने के लिए मिला हो, तो यहाँ पे इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। आपको डेफिनेशन को प्रॉपर वे में याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्रिया है, तो क्रिया क्या है, क्रिया हिंदी व्याकरण का एक प्रमुख और जो है अनिवार्य अंग है। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य, घटना, अवस्था, स्थिति का बोध कराता है, क्योंकि इसके बिना वाक्य अधूरा होता है, ठीक है। क्योंकि इसके बिना जो है वो वाक्य क्या होता है, अधूरा होता है, ठीक है। क्रिया की परिभाषा अगर आपको प्रॉपर वे में लिखना है, क्रिया को डिफाइन करना है, क्रिया वह शब्द है जो कर्ता के द्वारा किए गए कार्य, उसकी स्थिति, अवस्था या भाव को व्यक्त करता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पे उदाहरण बहुत अच्छे तरीके से आपको दिया हुआ है, एग्जाम में भी आपको 2-3 उदाहरण लिखने के लिए बोल देगा, ठीक है। बोल देगा ऐसा कि आप क्रिया को परिभाषित करें और क्रिया का 3-4 एग्जाम्पल दें, 5 एग्जाम्पल दें, तो इस तरीके से उदाहरण दें। तो वहां पे आपको लिखना होगा। क्रिया के प्रकार की अगर बात करें, क्रिया को उसके कार्य और अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से 3 वर्गों में यानी कि 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। ये हम बहुत ही सिंपल सरल वे में आपको डिफाइन कर दिए हैं, इतना ज्यादा प्रॉपर वे में आपको डिफाइन किया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका एक हो जाएगा मुख्य क्रिया, जिसको मेन वर्ब बोलते हैं। वह क्रिया जो वाक्य में कार्य या फिर घटना को प्रकट करता है, जैसे कि बच्चा खेल रहा है, यहाँ खेल रहा है जो है वो मुख्य क्रिया है। चिड़िया गा रही है ना, तो ये आपका जो है वो मुख्य क्रिया है। सहायक क्रिया जिसको हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जाना जाता है, परिभाषा है इसका, क्या डेफिनेशन है, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है ना, समय समय या फिर काल या फिर आपका
जो है परिस्थितियों के अनुसार स्पष्ट करने में सहायता करता है। ऐसे को क्या बोला जाता है? सहायक क्रिया बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एक है भाववाचक क्रिया, जैसे भाववाचक क्रिया क्या है? वह क्रिया जो किसी भाव, स्थिति या फिर अवस्था को व्यक्त करती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्रिया के अन्य उपभेद। उपभेद है एक आपका अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। आज के हम लाइव क्लास में आप लोगों को लिखवाए भी है ना। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि परिभाषा आपको देना है, वह क्रिया जिसका फल किसी वस्तु पर नहीं पड़ता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसका यहाँ पे वह क्रिया जिसका प्रभाव या फिर फल जो है किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के ऊपर पड़ता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना। एक है आपका निषेधात्मक क्रिया, ठीक है, जैसे नेगेटिव वर्ब जिसको बोला जाता है। एक है आपका संयोगवाचक क्रिया, और ये सब आपका क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं क्रिया का उप या फिर बोल सकते हैं अन्य भेद, है ना, डिफरेंट टाइप्स का है। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए अव्यय आया। अव्यय को समझिए, यहाँ पे हम बोले थे आप लोगों को अव्यय को परिभाषित करते हुए इनके भेदों के बारे में वर्णन करें। तो ये आपका क्वेश्चन है। अभी हम जस्ट आपको कुछ क्वेश्चंस भी देंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अव्यय क्या है? अव्यय हिंदी व्याकरण का वह हिस्सा है जिसमें ऐसे शब्द शामिल होते हैं जो वाक्य में जो है अन्य शब्दों के साथ, है ना, अन्य शब्दों के साथ संबंध को स्थापित करते हैं लेकिन स्वयं किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो शब्द है ना वो आपका अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, और इनका कोई रूप नहीं होता है। ठीक है, इनका कोई रूप नहीं बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा दिया हुआ है। अव्यय की परिभाषा क्या है? अव्यय वह शब्द है जो वाक्य में प्रयोग तो होते हैं लेकिन उनके रूप में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है। इनका कार्य क्या है? अव्यय का कार्य क्या है कि आपका वाक्य को अधिक स्पष्ट और जो है वो व्यवस्थित तरीके से बनाना। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है राम धीरे धीरे चलता है। यहाँ धीरे धीरे जो है वो एक अव्यय है। ठीक है, इसी तरीके से अव्यय का प्रकार है, तो आप देख सकते हैं अव्यय का प्रकार जो है वो आधार पे आपको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्रिया विशेषण, है ना, और आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोधक, है ना, और फिर आपका समुच्चय बोधक और आपका विस्मय आदि बोधक। ठीक है, और आपका निष्पाद, यही इस तरीके का आपका जो है वो आपका अव्यय का जो है वो टाइप्स हो गया। ठीक है, और फिर आपका विशेषण। ठीक है, इसका विशेषता। ठीक है, अव्यय का विशेषता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सारे को यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज करके किया हुआ है, आप इसे एक बार जरूर से कर लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे, है ना। कॉपी में एक एक करके आप लोग देखते जाइए और लिखते जाइए साथ में। एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफी है। ये सारा चीज हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब अभी क्वेश्चन आपको जो मिलेगा तो आप उसको बना पाए अपने तरीके से, एक्यूरेट जो आंसर होता है उसको आप कर पाए। ठीक है, देखिए एक नया टॉपिक है आपका। ठीक है, और ये टॉपिक है आपका यूनिट 1 का ही। ठीक है, अब इसमें आपको पढ़ना है वक्तृता कौशल। ठीक है, वक्तृता कौशल एक प्रकार का स्किल है जिससे तात्पर्य ये है ना, कि आप अपने बातों को किस तरीके से प्रभावी ढंग से आप लोगों के सामने, है ना, रख रहे हैं। ठीक है, व्यक्त कर रहे हैं। इसके जो कला है, जो स्किल है, उसी से ये आपका तात्पर्य है। ठीक है, यह एक ऐसा गुण है जो किसी भी व्यक्ति के, है ना, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से या फिर व्यक्तिगत रूप से संवाद करते समय अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाता है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास या फिर सार्वजनिक प्लेस पे आप अगर अपने बातों को अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाते हैं, दैट मीन्स आपका ये आपके पास स्किल है। इसका एक प्रॉपर परिभाषा है, देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे बोला है कि वक्तृता कौशल वह कला है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं या फिर संदेशों को प्रभावशाली ढंग से दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण गुण आपका बताया गया है ना। क्लैरिटी होता है, कॉन्फिडेंस होता है, इफेक्टनेस होता है, ऑडियंस होता है, ऑडियंस को एंगेज करता है ना। तो ये है आपका, इसका लाभ ये है। अब यहाँ पे देखिए इसका महत्व भी दिया हुआ है, महत्व को देख लीजिएगा आप लोग, है ना। हालांकि ये टॉपिक से अभी तक क्वेश्चंस नहीं आया, लेकिन आएगा तो आपको यही सब चीजों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका यूनिट नंबर 2 आएगा जिसमें आपको कारक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कारक हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, कारक का तात्पर्य वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उससे है ना। यह बताता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और साधन, कारण, है ना, आदि के रूप में किस तरीके से जो है किसी शब्द का क्या कार्य है। ठीक है, कारक का परिभाषा यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम या अन्य शब्द का किया गया, है ना, अन्य शब्द का क्रिया के साथ जो व्याकरणीय संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कारक की परिभाषा आपको दिया हुआ है। क्या परिभाषा में आपको बोला है? वाक्य में किसी भी एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में संज्ञा, सर्वनाम या फिर अन्य शब्द का जो क्रिया है उस क्रिया के साथ जो व्याकरणीय, है ना, ग्रामेटिकली आपको जो ग्रामेटिकली आने की व्याकरणीय जो संबंध होता है उस संबंध को, रिलेशंस को जो है वो क्या करता है, व्यक्त करने का काम करता है, और उसी को बोला जाता है कारक। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे राम ने खाना खाया, ये आपका उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे राम जो है वो करता है, खाना जो है कर्म है, और कर्म यहाँ पे क्रिया जो है, कर्म को जो है वो जोड़ने का काम किया जा रहा है क्रिया के द्वारा, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये आपका कारक हो गया। ठीक है, अब कारक चिन्ह में जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कारक चिन्ह वे शब्द या प्रत्यय है जो संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उसे कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है,
उदाहरण के तौर पे राम ने खाना खाया, यहाँ पे ने कारक चिन्ह है। किताब, मैंने किताब को पढ़ा, यहाँ पे को का जो है वो कारक चिन्ह है। ठीक है, अब इसका कारक का प्रकार भी होता है, देख सकते हैं, है ना। कारक को जो प्रकार है वहां पे आपको कर्ता कारक, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है और परिभाषा भी दिया हुआ है। ठीक है, कर्ता के बाद आपका कर्म कारक है, ठीक है, जिस पर क्रिया हो, है ना। कर्म क्या है? जिस पर क्रिया हो, वाक्य ने जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, चिन्ह यहाँ पे देख सकते हैं को, उदाहरण के लिए मैंने किताब को पढ़ा, ठीक है, को यहाँ पे क्या है? कर्म कारक है। अब उसके बाद है करण कारक, ठीक है, उसके बाद है आपका संप्रदान कारक, और फिर है आपका क्या? अपदान कारक, और उसके बाद है आपका 5th नंबर के बाद आपका देख सकते हैं 6 नंबर में संबंध कारक और अधिकरण कारक, ठीक है। फिर है आपका 8 में यहाँ पे देखिए संबोधन कारक, ठीक है, और आपका इस तरीके से 8 प्रकार के कारक होते हैं, प्रत्येक का परिभाषा और उसका उदाहरण, विशेषता सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, संधि की ओर आते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। संधि का अर्थ है जो है वो मिलना या जुड़ना, ठीक है। जब दो शब्द या फिर अक्षर आपस में मिलते हैं या फिर उनके मेल से एक नया रूप बनता है तो इसे क्या बोला जाता है? संधि बोला जाता है। यह प्रक्रिया स्वर, व्यंजन या उनके उच्चारण में होने वाले परिवर्तनों पर आधारित होता है। देखिए, जो लोग पेड बेच में नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये पीडीएफ नहीं मिला होगा, और उन लोगों को क्या करना है? वीडियो को वॉच करना है और पूरे अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना है ना। आप अगर इतना वीडियो को देखकर अगर नोट्स बना लेते हैं तो आप यकीन रखिए कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। पूरा सिलेबस हम एक ही वीडियो में कवर किए हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा वीडियो आपको लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं, पेशेंस पूर्वक पूरे वीडियो को आप वॉच कीजिए। जो भी डाउट होता है उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, है ना। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। परिभाषा यहाँ पे देख सकते हैं, संधि की परिभाषा है ना। आपको ये जो है ना यहाँ पे अर्थ बताया गया है, यहाँ पे परिभाषा आपको एक इतना ही अगर परिभाषित करने के लिए आए तो इसी तरीके से आपको शॉर्ट वे में आपको परिभाषित करना है ना। संधि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो शब्दों या फिर वर्गों को मिलने पर उनके स्वर, व्यंजन या फिर उच्चारण में बदलाव होता है और एक नया शब्द बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका देख सकते हैं, जैसे राम और ईश्वर, रामेश्वर, राजा जोड़ इंद्र, राजेंद्र। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये संधि है। संधि के प्रकार देख सकते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये सारा का यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा परिभाषा एक बार और उसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सभी प्रकार का जो संधि है वो हम आप लोगों को लिखवा दिए हैं, और यहाँ पे देखिए संधि के बाद आपका जो है ना, ये सारा आपका टाइप्स ही है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, देख सकते हैं आपका पहला जो है आपका स्वर संधि है। ठीक है, अब स्वर संधि का भी उप प्रकार है, यानी कि इसका भी टाइप्स है स्वर संधि का। तो यहाँ पे दीर्घ संधि है ना, गुण संधि, ये सब आपका किसका? स्वर संधि का। वृद्धि संधि है ना, आपका अन संधि, ये सभी आपका हो जाएगा। फिर आपका है आदि संधि, ये सभी, और दूसरा फिर आपका है व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि का भी फिर उप प्रकार है, तो इसीलिए आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, वो आपका जो है उप प्रकार जितने प्रकार के है ना व्यंजन संधि का। फिर आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं 3rd नंबर में होगा आपका अनुस्वार संधि, और उसके बाद फिर आपका समास आ जाएगा। ठीक है, समास में आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो इसको आपको कभी भी मिस नहीं करके जाना है। हाँ, समास क्या है? हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है। यह शब्दों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है ना, जहां पे दो या अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द या फिर बोल सकते हैं कि सारगर्भित शब्द बनाते हैं। इस प्रक्रिया को जो है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि वाक्य या फिर वाक्यांश जो है का अर्थ जो है कम शब्दों में व्यक्त किया जाता है। कुल मिलाकर एक बहुत बड़े सेंटेंस को एक छोटे से शब्दों में व्यक्त करने की जो आपका तरीका है उसको समास कहते हैं ना। समास की परिभाषा देख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में जोड़कर एक ऐसा शब्द बनाना जिससे अर्थ में कोई भी बदलाव ना हो और वह संक्षिप्त हो जाए, उसे समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पे राजा का पुत्र, इतना लंबा सेंटेंस को आप बोल रहे हैं, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं राजपुत्र, है ना। राजपुत्र बोलिए या फिर राजा का पुत्र बोलिए, एक ही है। गंगा पर रहने वाला, है ना, गंगवार। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपका। उसके बाद समास के प्रकार। ठीक है, समास का भी प्रकार है, समास का 6 प्रकार है। तत्पुरुष समास, है ना, फिर आपका है तत्पुरुष समास का भी जो है आपका टाइप्स है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उप प्रकार तत्पुरुष का, कर्म तत्पुरुष, व्याकरण और फिर अधिकरण, फिर आपका कर्मधारय समास। ठीक है, और द्वंद्व समास, ये सभी आप लोगों को पता होगा। द्विगु समास, ठीक है, और बहुव्रीहि समास, और उसके बाद है आपका नंबर में क्या है आपका अविभाव समास, है ना। और फिर आपका देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है उपस्वर्ग आ जाएगा। ठीक है, उपस्वर्ग यह शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाने वाला वह अव्यय शब्दांश है जो मुख्य शब्द के अर्थ में परिवर्तन, विस्तार या फिर विशेषता लाने का कार्य करता है। उपस्वर्ग की परिभाषा क्या है? वे अव्यय शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ से जुड़कर उनके अर्थ में जो है वो विशेषता, परिवर्तन या फिर विस्तार करते हैं, उपस्वर्ग कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए, सु आपका अच्छा के पहले जो लगा है वो सु लगा,
जोड़ कर्म, है ना, सुकर्म हो गया, ठीक है। तो अच्छा कार्य बोला जाता है इसको, ठीक है। अधि ऊपर, है ना, ज्ञान, ठीक है, अधिग्रहण, ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसका टाइप्स भी देख सकते हैं, आप लोग को दिया हुआ है। हिंदी व्याकरण में, हिंदी में जो है आपका उपस्वर्ग मुख्यतः 2 प्रकार के होता है, ठीक है। आपका एक हो जाएगा हिंदी में मूल उपस्वर्ग, और आपका अनु, और आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा आपका है, और इसके बाद है आपका यहाँ पे निष्कर्ष। तो इस तरीके से आपका ये है, और उसके बाद है आपका प्रत्यय। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखें, पहले सबसे पहले हम लोग देखें आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना। फिर हम लोग यूनिट 2 की अगर बात करें तो यूनिट 2 नंबर में हम लोग देखें समास, है ना, विशेषण, ठीक है, ये सारा आपका है, प्रत्यय, अव्यय, ठीक है। तो ये सारा चीज देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये आपका एक टॉपिक है प्रत्यय, यह शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। अभी जो है वो इससे पहले जो हम आपको बता रहे थे वो क्या था आपका, यहाँ पे देख सकते हैं समास था, और समास के बाद हम तुरंत आपको बताए थे, है ना, समास के बाद हम बताए थे उपस्वर्ग। तो उपस्वर्ग जो है वो शब्द के पहले जोड़ा जाता है, और उपस्वर्ग के बाद जो आपका टॉपिक है प्रत्यय, इसको जो है वो यह शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आपको प्रत्यय और आपका उपस्वर्ग में अंतर स्पष्ट हो गया, है ना। इन दोनों में जो है आपका यही अंतर है, एक को पहले जोड़ा जाता है, एक के बाद, और इसका अर्थ रूप प्रकार में परिवर्तन करता है। प्रत्यय के प्रकार, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग जो है आपका संज्ञा, विशेषण, क्रिया या फिर अन्य शब्दों के प्रकार में बदलाव होता है, ठीक है। जो शब्दों का जो अर्थ है उसके अर्थ में बदलाव होता है। प्रत्यय का परिभाषा अगर देखा जाए तो ये जो है अव्यय शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ, प्रकार, रूप में परिवर्तन कर देता है, प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। तो ये है आपका, उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, कर्म जोड़ चारी आपका हो जाएगा कर्मचारी, जो कि एक संज्ञा है। मित्र जोड़ता, मित्रता यानी कि गुण बता रहा है। चल जोड़ना, चलना यानी कि क्रिया बता रहा है। तो इस तरीके से उसका अर्थ ही बदल दे रहा है, ठीक है। प्रत्यय का प्रकार है, प्रत्यय का 2 प्रकार होता है, एक आपका कृत प्रत्यय और आपका एक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो ये दोनों का डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद है आपका कुछ एग्जांपल्स, इसका विशेषता, उपस्वर्ग और प्रत्यय के बीच अंतर स्पष्ट करना है। ये हम आज के क्वेश्चंस लिखवाए हैं, और यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं। उपस्वर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है। यह शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है, जबकि यह शब्द के प्रकार और आपका, ठीक है, अर्थ में बदलाव करता है, ठीक है। गुण यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे सु जोड़ कर्म, सुकर्म, और कर्म जोड़ आपका सु जो है वो हो जाएगा कर्मी। देख रहे हैं दोनों में अंतर किस तरीके से है, इतना सिंपल तरीके से आप लोगों को डिफाइन करके दिया हुआ है। हाँ, अनुच्छेद लेखन ये आपका है। तो ये अनुच्छेद लेखन क्या है, आप लोगों को एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एक सेट में, तो आप लोग इसको जरूर से देख लीजिएगा, है ना। क्या है यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद लेखन, ठीक है। तो अनुच्छेद लेखन का परिभाषा, ठीक है, अनुच्छेद लेखन एक ऐसी विधि है जिसमें किसी विषय के बारे में संक्षिप्त और सटीक रूप से विचार जो है सटीक रूप से विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लेखन का जो है आपका कुछ मुख्य तत्व है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आपका 5 से 6, और इसके बाद इसका विधि है, टाइटल होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ये सारा। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक है, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उस क्वेश्चंस को देखिए, और आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अभी हम जो जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस किए हैं वही सारा टॉपिक के ऊपर ये आपका क्वेश्चंस बनेगा, और आपका यूनिवर्सिटी में सेम ऐसा ही क्वेश्चंस पूछने वाला है। इतना क्वेश्चंस को आप कवर कर लीजिएगा, कुछ आपको और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, सेमेस्टर 4 का एसीसी पेपर जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेद पर प्रकाश डालें। अभी जस्ट हम जिक्र किए आपको संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद, उसकी विशेषता। उपस्वर्ग और प्रत्यय के बीच अंतर स्पष्ट करें। अव्यय किसे कहते हैं, उसके भेद पर प्रकाश डालें। विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है ना, उसके भेद पर प्रकाश डालें। स्वर संधि के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें, है ना। अनुच्छेद लेखन क्या है, उसके स्वरूप पर प्रकाश डालें। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखें। देख सकते हैं संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के भेद का प्रकाश डालें। यहाँ बोला क्या है, संधि किसे कहते हैं। अब संधि का जो टाइप्स है ना, उस टाइप्स में आपका जो स्वर संधि है उसका कितना भेद होता है, जिसको हम लोग उपभेद बोल रहे थे, है ना, ये आपको पूछा है, ठीक है। समास की परिभाषा एवं भेद को परिभाषित करें, ठीक है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। परिभाषा के साथ साथ उसका उदाहरण सहित उसके जो भेद है उन भेदों को भी स्पष्ट करना है। अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए। क्रिया को परिभाषित करते हुए सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया को क्या करें, बीच अंतर स्पष्ट करें, और उपस्वर्ग एवं प्रत्यय के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो इस तरीके से आपका जो भी क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को आप कवर अप कर लीजिएगा। चलिए एक नए वीडियो मिलता है, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।